हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास लेक्चर सीरीज ऑन पॉलिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। लास्ट क्लास आई होप सभी को समझ में आ गया। तो कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते कि डीपीएसपी का जो पहला पार्ट तो वो हो गया। मैंने बताया था कि 2 पार्ट में करते हैं तो मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। तो डीपीएसपी का पहला पार्ट हो गया, आज सेकेंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आयरलैंड में है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 36 से 51 तक। ठीक है, और उसको कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट, जो कि है सोशलिस्टिक, फिर गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल किस किस में आते हैं आप लोग प्लीज़, और कोई भी मतलब लास्ट क्लास नहीं देखा तो प्लीज़ जाके लास्ट क्लास देख लीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि फर्स्ट क्लास नहीं करोगे तो अभी जो क्लास करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि इस क्लास में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट क्लास कंप्लीट करो, फिर बाद में सेकेंड क्लास देखना। ठीक है, तो यही था कि कौन से आर्टिकल से कौन से कंट्री से बोरो किया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल थे 36 से 51 तक। और कितना पार्ट है? 3, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक में सोशल जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो फॉलो किया गया है। गांधीयन पे गांधी का जो आइडियोलॉजी था, जो पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, ये सारे गांधी का आइडियोलॉजी पे। फिर लिबरल पे फ्रीडम, जैसे मान लो आपको आर्टिकल 44 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 44 में आप अगर लास्ट क्लास नहीं देखे तो आर्टिकल 44 में क्या बोला गया वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल एंड लीगली एंड नॉन इन्फोर्सेबल। जैसे मैंने बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है, और अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप डायरेक्ट, वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल हो, आप क्या कर सकते हो? आप आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत आप कोर्ट जा सकते हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 226। अगर अदर कोर्ट जाना हो तो आपको जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट क्या करेगा? अदर अदर कोर्ट को मतलब रीट इशू करने के लिए उनको पावर देगा, तभी आप जाके वो अदर्स कोर्ट को भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो लेकिन डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी मैंने बताया था कि नॉन जस्टिसेबल है। तो ये नॉन जस्टिसेबल क्यों है, और क्या इसके पीछे मतलब कारण था जो नॉन जस्टिसेबल रखा गया है? ठीक है, और नॉन एनफोर्सेबल भी है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द कंट्री डिड नॉट पोजेसेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट देम। तो जब 1947 में जब कंट्री इंडिपेंडेंस होके आया था, तब इंडिया के पास उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं था, ताकि सबका मतलब जो भी चाहत है, जिसको जो नीड है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल रखा, ताकि कोई भी अगर मतलब जैसे मान लो जस्टिसेबल में क्या होता है कि अब आपका जो अगर कोई वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट चले जाते हो। लेकिन इसमें अगर कोर्ट चले जाए तो कोर्ट कंट्री को जो गवर्नमेंट होगा या एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी होगा उसको डायरेक्ट देगा, पब्लिक बॉडी होगा तो उसको डायरेक्शन देगा, तो वो फुलफिलमेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल रखा। सेकेंड पॉइंट क्या है? द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री वुड स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मान लो अभी नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है अदर स्टेट से या फिर इंडिया के बाकी पार्ट से, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कनेक्टिविटी देखा जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट होना चालू हो गया। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन पहले क्या था? बहुत बैकवर्ड था ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया, मतलब बहुत बैकवर्ड था। तो इसमें इतना वास्ट डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो उसके वजह से बैकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हिली एरिया में आप जाओगे तो एसटी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब एरिया बहुत शेड्यूल ट्राइब बहुत मिलेंगे।
तो वो उसके वजह से सबका जो नीड है वो तो अलग अलग होता है, ठीक है। उसके वजह से जो गवर्नमेंट हो या फिर पब्लिक बॉडी हो, उसका जो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी करना उतना, मतलब आपको कह सकते हो कि उस मतलब क्षमता नहीं था, ठीक है। या फिर सबका अलग अलग रिसोर्सेस होता है ना, सबका चाहत अलग अलग होता है, तो इसलिए। तो थर्ड क्या है, द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट with its many preoccupations might be crushed under the burden unless it was free to decide the order, the time, the place and the mode of fulfilling them, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट स्टेट बन के आया, जब न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट बना, ठीक है, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे मतलब ऑक्यूपेशंस क्रैश्ड हो गए, बहुत बहुत सारे ऐसा हुआ कि जैसे मान लो पहले जब इंडिपेंडेंस हो गया था, इंडिया बहुत इंडिपेंडेंट था, उसमें इंडिया के पास उतना रिसोर्सेस नहीं था, उतना पैसा नहीं था, ठीक है, सबको जॉब प्रोवाइड करे, ठीक है। एग्रीकल्चर से हम लोग स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे मान लो 1970 में, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मिल्क रेवोल्यूशन लाया, ठीक है। उसके बाद ही इंडिया धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया। जब अल्टीमेटली 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तभी जाके इंडिया थोड़ा मतलब ज़्यादा ग्रो करने स्टार्ट किया। लेकिन इंडिया का ग्रोथ क्या था, जैसे मान लो एग्रीकल्चर था, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, ठीक है। एक मिनट, पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर से चीज़ें कहाँ जाएगा, एग्रीकल्चर से चीज़ें इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री से कहाँ जाएगा, सर्विस सेक्टर। तो इंडिया का स्विच इतना मतलब फर्स्ट था, डायरेक्ट एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर चला गया इंडिया का स्विच, ठीक है। तो ये जो मिडिल में जो इंडस्ट्री सेक्टर था वो स्किप हो गया। तो अभी देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहे हैं कि स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप खुद का आत्मनिर्भर, तो इसीलिए तो कर रहा है इंडस्ट्री सेटअप हो, ठीक है। उस चीज को जो स्किप हो गया उसको ला रहा है, ताकि हम लोगों का जो ग्रोथ हो वो लॉन्ग टर्म में हो। जैसे एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में हम लोग स्विच किया, तो उसमें ग्रोथ हुआ, लेकिन उसमें जैसे ग्रोथ होना था वो नहीं हुआ। जैसे मान लो आज का यूएसए देखोगे कितना डेवलप्ड है, क्यों, वो लोग प्रोसेस से गया, ठीक है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट स्किप करते हो मिडिल में जो है, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ होता है मतलब लॉन्ग टर्म में जाके वो जो ग्रोथ होना चालू होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए अभी देखना कि इंडस्ट्री सेक्टर आ रहा है, ठीक है, स्टार्टअप चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है, आत्मनिर्भर को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, ये सारे चीज़ें था, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। चलिए फिर, तो अभी देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। जैसे मान लो एक सिक्का का दो पहलू होता है, ठीक है। तो अच्छा है तो बुराई भी तो करेगा लोग कुछ तो बुराई होगा, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, इसका क्रिटिसिज्म, नो लीगल फोर्स। जैसे मान लो ये एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, जस्टिसेबल नहीं है, तो इसका वजह से नो लीगल फोर्स, तो ये इसका फर्स्ट क्रिटिसिज्म है कि नो लीगल फोर्स। तो डायरेक्टिव्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली बिकॉज ऑफ देयर नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर। इसका जो नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर है, नॉन एनफोर्सेबल कैरेक्टर है, उसकी वजह से पहला इसका क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। while Katie Shah dubbed them as a pious, superfluous, and compared with them with the check on a bank payable only when the resources of the bank permit। ये मतलब इसका कोटेशन है केटी शाह का। तो ये सारे जो कोटेशन से आप लोगों को मेंस में जरूरत पड़ेगा, ना कि किसी मतलब वन डे एग्जाम या फिर आपको कह सकते हो प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपका जो नो लीगल फोर्स, इसका क्रिटिसिज्म, ये सारे मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, नो लीगल फोर्स। सेकेंड क्रिटिसिज्म क्या है, इलॉजिकली अरेंज। जैसे अभी देखोगे सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, सोशलिस्टिक कैरेक्टर, फिर गांधीयन, ठीक है, और फिर लिबरल। तो तीनों को देखना कि इसका जो मतलब सीक्वेंस है, मतलब किसी एक सीक्वेंस में नहीं है, कोई मतलब लॉजिकली ऑर्डर नहीं है इसका। किसी आर्टिकल सोशलिज्म में है, गांधीयन में नहीं है, ठीक है। मान लो आर्टिकल 39 है, इसमें है, ठीक है। उसके बाद गांधीयन पे अलग आर्टिकल है,
ठीक है, इसे करते करते मतलब 38, ठीक है, जैसे एक सीक्वेंस होता है ना उसी तरीके से नहीं है, एक लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, तो इसी के लिए इसलिए इसको इलॉजिकल ऑर्डर, इलॉजिकली अरेंज के बारे में बताया। सेकंड क्रिटिसिज्म, अकॉर्डिंग टू एन श्रीनिवासन द डायरेक्टिव्स आर नाइदर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड नॉट लॉजिकली अरेंज, कोई लॉजिकली अरेंज नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखा था कि इसका जो मतलब अवेलेबिलिटी नहीं था रिसोर्सेज का, इसीलिए बहुत मतलब जो रिसोर्सेज था उसको रखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंजर्वेटिव। तो डॉक्टर सार इब्रोय जेनिंग्स ने क्या बोला, द डायरेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल फिलोसफी इन द ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लैंड, ठीक है। ही रिमार्क्ड द घोस्ट ऑफ सिडनी वेब एंड ब्रिटिका वेब स्टॉक थ्रू द पेजेस ऑफ द टेक्स्ट। ये सारे जो कोटेशंस है ये आप लोगों को मैंने बताया कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। देखो अभी क्या है, अभी क्या है, के संथनम ने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा था, ठीक है, अभी भी है। जैसे आप देखोगे कि जैसे प्रेसिडेंट है स्टेट का, स्टेट का मतलब पूरा कंट्री का, स्टेट का टॉप ऑफ द मतलब लीडर कौन है, पॉलिटिकल लीडर प्राइम मिनिस्टर है, और एडमिनिस्ट्रेशन का लीडर प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, ठीक है। ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है और प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर से कम पावर है, क्यों कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेसी में पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, विद द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है लेकिन वो क्या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट कर देते हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर को पावर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो केस अंदर हम देखा था कि बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट देखा गया, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। मैं एक मतलब एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे अभी देखोगे कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोई बिल ला रहा है, ठीक है, तो वो बिल लास्ट में जाके प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट का एसेंट होना जरूरी होता है, प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना वो बिल पास नहीं होगा, मतलब एक्ट नहीं बनेगा। तो प्रेसिडेंट के पास वो अगर बिल जाता है, तो प्रेसिडेंट अगर एसेंट देने से मना करता है, तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट को हटाने का, इम्पीचमेंट करने का बहुत तरीका होता है। तो इम्पीचमेंट करके प्रेसिडेंट को हटा दिया और नया प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लाया गया, ठीक है। तो ऐसे देखोगे जैसे अभी जैसे पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट कोई कोई लॉ डायरेक्ट किया स्टेट को, ठीक है। स्टेट में अगर पार्लियामेंट अगर सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है स्टेट में नहीं है, तो स्टेट का जो रूलिंग पार्टी है वो डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्शंस पार्लियामेंट से आया वो लेना या फिर इम्प्लीमेंट करना उनके हाथों में है, तो इसलिए वो ना भी कर सकता है। तो गवर्नर क्या करेगा, जो गवर्नर है वो गवर्नर स्टेट सेंटर का एजेंट की तरह काम करता है, देखेगा कि स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है वो काम मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके वो स्टेट का जो पार्टी है, वो गवर्नमेंट है, उसको उससे हटा देगा, ठीक है। फिर इससे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट देखा जाता है। अभी मतलब हम लोग जब प्रैक्टिकली ग्राउंड में देखेंगे या फिर प्रैक्टिकली हम लोग जब इसको रीड करेंगे, तभी हम लोग को सब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये सारे सब मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकली, जैसे न्यूज़ हो, ठीक है, न्यूज़ हो, ठीक है, न्यूज़ मतलब ऐसा वैसा न्यूज़ नहीं, जैसे अभी संसद टीवी, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिला के संसद टीवी बनाते हैं, उसको आप देख सकते हो। तो उसमें बहुत सारे ऐसे जैसे जैसे अभी बिल हो गया, ठीक है, अभी अभी कुछ दिन पहले बिल के बारे में डिस्कस हो गया, जो फाइनेंशियल बिल था, जो बजट था, तो उसमें आप देख सकते हो कैसे डिबेट होता है लोकसभा में। तो आप प्रैक्टिकली भी देखोगे तभी आप लोगों को ज़्यादा कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये तीनों पॉइंट याद रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू हिम द सेंटर
can give directions to the state with regard to the implementation of this principle, and in case of non compliance can dismiss the state government। जिससे मैं बताया कि सेंटर कोई इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डायरेक्शन देता है स्टेट को, तो कोई नॉन कॉम्प्लियंस होता है तो वो गवर्नर रिपोर्ट देता है सेंटर को। सेंटर को गवर्नर रिपोर्ट जब देता है, जैसे अभी देखना कोई जो रूलिंग पार्टी सेंटर में है, सेंटर में जो होता है वो गवर्नर जो होता है उसी पार्टी का ही मतलब कोई मतलब जानने को मतलब आप कह सकते हो एजेंट की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट देता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गेट्स, जब देखोगे आप रूलिंग पार्टी सेंटर का चेंज होता है तो देखना कि हर स्टेट का गवर्नर भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गेट्स अ बिल passed by the parliament, the president may reject the bill on the ground that these principles are fundamental to the governance of the country and hence the ministry has no right to ignore them। तो प्रेसिडेंट जो भी बिल पास होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये गवर्नेंस हम लोगों को समझना होगा कि गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस हम लोग तो गवर्नमेंट के बारे में सुनते हैं, लेकिन गवर्नेंस क्या है? जो गवर्नमेंट, जो पार्टी गवर्न करते हैं, ठीक है, जो रूल करते हैं, जो जिस तरीके से मतलब इस एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, तो उसको गवर्नेंस कहते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल लाता है वो तो फंडामेंटल हो गया ना, जो पार्टी है या फिर जो गवर्नमेंट है उसको गवर्नेंस करने के लिए उसका फंडामेंटल है, ठीक है। तो मिनिस्टर को जो मतलब राइट है, मतलब इग्नोर करने का राइट नहीं है उसमें, ठीक है। द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट में ऑकर बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल, ये सारे था, ठीक है। तो स्टे अगर प्रेसिडेंट इसको इग्नोर करता है तो उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो गए ना, ये सारे था। तो यूटिलिटी क्या क्या है? यूटिलिटी आप कह सकते हो जो आप यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में आप जानते हो कि वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वेलफेयर स्टेट जो कोर्ट है, जो कोर्ट है वो जो कोर्ट है उसको हेल्प करता है ताकि जो भी मतलब जजमेंट हो उसमें मतलब बायस ना हो, ठीक है। दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जिसे मैंने अभी बताया कि जो गवर्नेंस है, डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसेबल, लेकिन ये कंट्री के लिए फंडामेंटल है, गवर्नेंस के लिए, ठीक है। कंट्री को रन करने, कंट्री का जो गवर्नेंस है उसके लिए फंडामेंटल है, ठीक है। ये सारे मतलब आप पॉइंट देख सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना यूटिलिटी के बारे में सोच जब भी आता है तो ये देखना कि वेलफेयर स्टेट के बारे में सोचा जाता है, कोर्ट के बारे में सोचा जाता है, गवर्नेंस के बारे में सोचा जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड पॉइंटेड आउट दैट द डायरेक्टिव्स हैव अ ग्रेट वैल्यू बिकॉज दे ले down that the goal of Indian polity is economic democracy as a distinguished from political democracy। तो ये अच्छा बात बोला गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से अलग करता है, ठीक है। ये बी एन राव, कभी कभी पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था उसका नाम क्या था, तो ये सर बी एन राव, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली stated that the directive principles are intended as a moral precepts of the for the authorities of the state, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखना, इसका मतलब आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट रीड करके समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एमसी स्टलवेद ने क्या बोला, जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, दे आर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो जनरल रिकमेंडेशंस है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का अलग भी कह सकते हो, जो जनरल रिकमेंडेशंस है, ठीक है। सेकंड में क्या है, दे हैव हेल्प्ड द कोर्ट इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर फॉर जुडिशियल रिव्यू। मैंने बताया कि जो कोर्ट के बारे में सोचता है, जो जुडिशियल रिव्यू के एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। दे एम्पलीफाई द प्रेम्बल, प्रेम्बल में जो है रिजॉल्व टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसको मतलब एम्पलीफाई करने के लिए जो जस्टिस है, मतलब स्टेट की इस तरीके से, जैसे मान लो आप फंडामेंटल राइट्स में देखोगे जो मतलब फूड, एजुकेशन,
ठीक है, एजुकेशन, फूड, ये सारे राइट्स है एक आदमी के लिए, एक सिटीजन के लिए। लेकिन उसके लिए भी तो स्टेट कुछ फंड प्रोवाइड करेगा, जो पुअर बैकग्राउंड का है या फिर बीपीएल फैमिली से है, तो उसको जस्टिफाई कैसे करेगा? तो स्टेट कुछ फंड प्रोवाइड करेगा या फिर कुछ जो रिसोर्स है वो अवेलेबल करेगा। तो इसी तरीके से तो फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को मतलब जस्टिस देगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्शन देगा, ठीक है। द डायरेक्टिव्स ऑल्सो प्ले फॉलोइंग रोल्स, क्या क्या रोल्स प्ले करता है? दे फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज। ये मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी लाता है डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज में, इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स में। दे आर इंटेंडेड टू फिल द वैक्यूम इन पार्ट थर्ड बाय द प्रोवाइडिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जैसे मान लो मैं अभी बताया कि जो पार्ट थर्ड में है वो तो पॉलिटिकल राइट्स है, ठीक है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है। लेकिन अभी जो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है वो इकोनॉमी एंड सोशलिज्म है, ठीक है। तो वो पार्ट थर्ड को फुलफिल करता है, या फिर मैंने अभी बताया जो थर्ड में फंडामेंटल राइट्स है उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो थर्ड में क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज नो मीनिंग। देखा अभी दोनों, इस 2 नंबर और थर्ड को आप मैच कर सकते हो, ठीक है। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको वो विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज नो मीनिंग, ठीक है। अगर डीपीएसपी ना हो तो फंडामेंटल राइट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, आप कह सकते हो। तो द अपोजिशंस कैन ब्लेम द रूलिंग पार्टी। अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशंस पार्टी ना हो तो अभी क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपना मनमानी करता है, अपने को जो अच्छा लगता है वो करता है, ठीक है। इसलिए अपोजिशन पार्टी होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी अगर ग्राउंड का जो एक्टिविटीज है वो अच्छी तरीके से मतलब फुलफिल ना किया तो उसके जो आप डिबेट देखते हो, ठीक है, जो बिल लाते हैं, जो जब भी आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब से उससे पहले बजट आता है, उसमें आप देखोगे कि अपोजिशन पार्टी क्या क्या मतलब लाता है, या फिर जो क्रिटिसिज्म है रूलिंग पार्टी जो कर रहा है, क्या नहीं किया लास्ट बजट में, क्या उनका आइडियोलॉजी या फिर उनका जो था वो नहीं फुलफिल किया, तो उसकी वजह से अपोजिशन पार्टी होना जरूरी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जैसे मैनिफेस्टो है, कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है रूलिंग पार्टी का, ठीक है। ये सारे मतलब आप जब प्रैक्टिकली आप सुनोगे, आप देखोगे, तभी आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। इसलिए मैं बोला हूँ कि संसद टीवी में जब डिबेट होता है या फिर आप देख सकते हो, ठीक है, या फिर यूट्यूब में तो अवेलेबिलिटी है ही, ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो अभी क्या है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट आया, ठीक है। उसमें क्या है, मैं थोड़ा कंसेप्टली बता देता हूँ फिर आपको रीड करके बताता हूँ। तो पहला केस था, फर्स्ट केस चंपकम दोरायराजन, ठीक है। उसमें क्या बोला गया कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को एमेंड करने किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे तो फंडामेंटल राइट्स को एमेंड किया जा सकता है, जो केशवानंद भारती केस में बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छेड़खानी ना करें तो एमेंड कर सकते हैं। लेकिन हम आगे देखे 3-4 केसेस है, ठीक है। चंपाकम दोरायराजन केस में क्या बोला, चंपाकम दोरायराजन केस में जो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को आप एमेंड कर सकते हो, ठीक है। बट इट ऑल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स। लेकिन सेकेंड केस जो था उसमें क्या है, गोलकनाथ केस, ठीक है। गोलकनाथ केस में क्या बोला कि नहीं, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को एमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आया, ठीक है। केशवानंद भारती केस में क्या बोला कि हाँ आप कर सकते हो, सिर्फ आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप ना टच कर सकते हो, ना उसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ना उसको एमेंड कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के आप कुछ भी करो, ठीक है। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं, कुछ भी करो, जो भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए आप करोगे, ठीक है। तो पहला हो गया चंपाकम दोरायराजन केस। उसमें बोला गया कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन फिर आया गोलकनाथ केस में क्या बोला कि आप नहीं कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड, ठीक है। फिर केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस में क्या बोला कि आप जो भी करो, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स में या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो।
फिर आया मिनर्वा मिल केस, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को एक बैलेंस करके आप चला सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि बेडरॉक बिटवीन, आप बैलेंस बेडरॉक बिटवीन दो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप बेडरॉक हिसाब पे ले सकते हो, मतलब दोनों में बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं, तो फर्स्ट केस इसमें देखो, चंपाकम दोराइजन केस 1951 में क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट ruled that in case of any conflict between fundamental rights, the directive principles, the former would be prevail, ठीक है। It declares that directive principle have to conform to and run as a subsidiary to the fundamental rights, but it also held that fundamental rights could be amended by the parliament by enacting constitutional amendment acts। तो इसमें बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये अमेंडमेंट लाया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, फोर्थ अमेंडमेंट 1955 एंड 17th अमेंडमेंट 1964, ये सारे इम्प्लीमेंट करके लाया गया। फिर आया गोलकनाथ केस, ठीक है। गोलकनाथ केस, आप इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, चंपक गोला केशव मीना, ठीक है। ये कोड आप याद कर सकते हैं, चंपक गोला केशव मीना। तो ये चंपक राजन जो पहला केस था चंपकम दोराइजन, सेकंड गोलकनाथ केस, थर्ड केशवानंद भारती केस एंड फोर्थ मिनर्वा मिल केस, ठीक है। तो गोलकनाथ केस कब आया था, 1967 में। इसने क्या बोला, दैट इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स which are sacrosanct in nature। आप फंडामेंटल राइट जो sacrosanct in nature है उनको अब एब्रिज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कोई मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सारे अमेंडमेंट किया गया, देखो फर्स्ट गोलकनाथ केस 1967, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 24th Amendment Act declares the Parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental right by enacting constitutional amendment acts, ठीक है। 25th Amendment Act inserted new article 31C, ये सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में, और ये मैंने पहले फर्स्ट क्लास से बताते आ रहा हूँ कि जो भी केसेस है आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, क्योंकि ये केसेस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप केस अगर इम्पोर्टेंट है तो है, और अगर आप उसको रीड नहीं करोगे, अच्छे तरीके से याद नहीं रखोगे, तो वो केस वन डे एग्जाम में या फिर वन जो भी एग्जाम होता है उसमें अगर पूछता है कि केशवानंद भारती केस कब आया था, तो उसमें अगर याद दिया हुआ है तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से ईयर में आया था। तो केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द अबव सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C as unconstitutional and invalid on the ground that judicial review is a basic feature of the constitution। तो constitution का जो basic feature है उसको आप मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको आप मतलब अमेंड नहीं कर सकते, उसको छोड़कर, इसीलिए 31C को जो आर्टिकल पहले, अभी देखो इसके पहले ही आया था आर्टिकल 31C आया था, तो इसको मतलब उसको इनवैलिड कर दिया गया, ठीक है। and hence cannot be taken away। However, the first provisions of the Article 31C was held to be constitutional and valid, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस ने बोला कि आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप टच नहीं कर सकते या फिर उसको अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मिनर्वा मिल केस में क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। पहले फर्स्ट केस में क्या था, चंपाकरम दोराइजन केस में, कि आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो। फिर सेकंड केस में क्या था, जो गोलकनाथ केस था उसमें क्या था, आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। थर्ड केस में क्या था, केशवानंद भारती केस में आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, लेकिन उसमें अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देखो और एक बात क्या मैंने पहले भी बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया, वो जब लॉ बन के आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जब रिव्यू होगा तब
तभी उसको देखेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं, तब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा वो मतलब फाइनल होगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते, तो उसको छोड़कर आप अमेंडमेंट कर सकते हो। फिर आया मिनर्वा मिल केस 1980 में। तो 1980 में क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस देखा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बेडरॉक बनाया, मतलब बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच बेडरॉक बनाता है, ठीक है। वो बैलेंस करके आप ले सकते हो, ठीक है। ये सारे था, तो ये याद रखना, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें डिस्टिंक्शन क्या है। देखो मैंने बताया था जो फंडामेंटल राइट्स है वो नेगेटिव इन कैरेक्टर है। जो स्टेट बोला है कि डोंट टेक अवे है फ्रीडम फ्रॉम द सिटीजन, डोंट, जो मतलब निगेटिव इन कैरेक्टर है। जो भी मतलब आप देखोगे डोंट है, ठीक है। और डायरेक्टिव में है पॉजिटिव, जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो स्टेट को गाइड करता है, ठीक है, स्टेट को पुश करता है, ठीक है। लेकिन उसमें फंडामेंटल राइट्स में क्या है, जैसे मान लो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो स्टेट बोले मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि स्टेट को मतलब कि आप सिटीजन से उसको ना ले, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो ये सारे, तो सेकंड में क्या है, इस जस्टिसेबल इन नेचर है और ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। थर्ड में क्या है, एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। थर्ड में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है इन कंट्री में। फोर्थ में लीगल सैंक्शन, आप कोर्ट जा सकते हो। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनका गवर्नेंस के लिए ये फंडामेंटल है, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, इट प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल ही है, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के लिए है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के लिए, एक सोसाइटी के लिए, एक कह सकते हो जगह के लिए, ठीक है। और हेंस दे आर सोसाइटेरियन एंड सोशलिस्टिक, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। सिक्स में क्या है, दे डोंट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और सिक्स दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो फंडामेंटल राइट्स कोई लेजिस्लेशन नहीं चाहिए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, वो डायरेक्ट मतलब आप कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप लेजिस्लेशन चाहिए, कोई लॉ अगर बनता है, कोई वेलफेयर के बारे में बात करता है, तो उसके लिए तो लेजिस्लेशन लाना, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए तो चाहिए ही, ठीक है। तो सेवन क्या है, द कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायोलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। द कोर्ट कह सकते हैं कोई लॉ अगर बन के आता है, जैसे आर्टिकल 13 में कि जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, कोई अगर लॉ बन के आता है, कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो और इसमें क्या बोला, कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, तो इसको नहीं कर सकता है कोर्ट, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अभी जो हो गया, और डिस्टिंक्शंस मतलब डिफरेंस हम लोग देख लिया। अब हम देखते हैं डायरेक्टिव आफ्टर द पार्ट 4। पार्ट 4 के अलावा भी कुछ डायरेक्टिव्स हैं, देखिए। फर्स्ट है SC/ST का जो सर्विस है, वो क्लेम करता है कि हम लोगों को सर्विस दे गवर्नमेंट, ठीक है, उसके लिए भी लॉ लाया गया, ठीक है। वो आर्टिकल 335 पार्ट 14 में है। फिर है इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग, ठीक है। जैसे अभी देखोगे कि बहुत सारे स्टेट में अपना अपना मदर टंग के लिए वो जैसे प्रमोट करता है, ठीक है। तो वो अपने मदर टंग को जाने, ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज को फॉलो करे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो ओवरऑल कनेक्टिविटी के लिए एक ही लैंग्वेज चाहिए ना, तो वो हिंदी लैंग्वेज है। बहुत लोग कहते हैं हिंदी क्या है, हिंदी हम लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज है, नॉट ए नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी हम लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अभी देखना डॉक्यूमेंटेशंस पे आप कोर्ट में जाओगे, अगर कोई भी स्टेट में जाओगे उस स्टेट का एक लोकल लैंग्वेज छोड़ के हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश, ठीक है, अभी हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक आप ले सकते हो, ठीक है।
अभी देखना सेंटर का जो भी एग्ज़ाम होता है हिंदी या फिर इंग्लिश, और स्टेट में भी इंग्लिश और हिंदी रहता है, उससे अलावा एक लोकल लैंग्वेज रहता है। ठीक है, तो याद रखना जो भी डॉक्यूमेंटेशन काम है हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में से एक हो जाता है। ठीक है, ये सारे था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आउटसाइड ऑफ पार्ट 4। ठीक है, तीन ही है। ठीक है, ये आर्टिकल्स आप देख सकते हो। आर्टिकल 36 में आर्टिकल 36 में आप देख सकते हो डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। आर्टिकल 38, ये सारे आर्टिकल आप स्क्रीनशॉट मार लो या फिर आप पोस्ट करके आप लिख भी लो। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, ये आप देख लेना। ठीक है, तो बस इतना ही था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आई होप आप सभी को क्लासेस समझ में आ गया। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ लेना। और वीडियोस अगर अच्छा लग रहा हो, क्लासेस अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही आप लोग अच्छे तरीके से क्लासेस करते रहो और अपने प्रिपरेशन को भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते लेके जाओ। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम तो लाइफ में होगा ही। ठीक है, उस प्रॉब्लम को साइड में रख के हम लोग कैसे आगे बढ़े, कैसे हम लोग खुद को मोटिवेट करें, खुद को कैसे पुश करें, वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही सक्सेस है। ठीक है, जैसे मान लो अभी जॉब पाने के लिए हम लोग बहुत दौड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जॉब पाने के बाद वो मतलब जो एन्जॉयमेंट है, उसका जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब एक्चुअल मज़ा, एक्चुअल स्ट्रगल इसी फेज में ही है। ठीक है, तो इस फेज को एंजॉय करो, इस फेज को अपने आप खुद प्यार करो, इसको मोटिवेट करो। ठीक है, ये फेज नहीं मिलेगा दोबारा। ठीक है, तो इस फेज को एंजॉय करो और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से करते जाओ। ऐसा नहीं कि आप एंजॉयमेंट के चक्कर में आप बाहर घूम रहे हो। ठीक है, इस आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको प्यार करो। ठीक है, आप किताबों से अच्छे तरीके से दोस्ती करो, तो आप कभी मतलब डिप्रेशन नहीं जाओगे। ठीक है, एक्चुअली अभी जो सिचुएशन है, लोग मतलब एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तो डिप्रेशन में चला जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। उस फोकस को अपने लक्ष्य पे लगाओ। ठीक है, जो मतलब दुख होता है ना, वो पास्ट को देखता है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल आप अगर विजनरी है, आप अगर लक्ष्य है तो वो आगे देखेगा हमेशा। ठीक है, तो ऐसे विजनरी और ऐसे अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए प्रिपरेशन के चलते लेके जाओ आगे, और अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ। कोई भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, और तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। और चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत सारे बातें करना है आगे भी जाके, ये तो शुरुआत है, आगे जाके भी बहुत अच्छा खासा कुछ सीखने वाले हैं, इंटरेस्टिंग सा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते रहिए। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।